जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वां वेतन आयोग एमओडी से कल और आज लगातार हो रही है बातचीत। इसी बीच डॉक्टर मंजीत पटेल ने एक वीडियो जारी करके सभी से अपील की है कि किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। यदि आप कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, यदि आप किसी संगठन से संबंध रखते हो तो ये दबाव का समय है दोस्तों। और मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। हाँ जी दोस्तों, अब सास ससुर को भी मिलेगी सुविधा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑप्शन है खुला और लेटर कल 13 तारीख को हुआ है जारी। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा है खराब सप्लाई बर्दाश्त नहीं होगी सजा। और पेंशनर्स को एक दिन में 74 लाख का एरियर पेंशन अदालत लगी। और आखिर इस अदालत का क्या है महत्व तो हमारे लिए, यदि हमारे कोई बहुत बड़ा मामला लंबित है और आप कहीं से भी आशा खो चुके हो तो आप पेंशन अदालत आप अटेंड कर सकते हो। और ऑपरेशन सिंदूर का हीरो हाँ जी दोस्तों, शहीद और नायब सूबेदार सुनील राठौर की शहादत। तो दोस्तों, खबरें करते विश्वास से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि ईटी यानी इकोनॉमिक्स टाइम ने कहा है कि कल 13 तारीख को एमओडी के साथ 8वें वेतन आयोग की बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण रही। जैसा कहा है कि आयोग रक्षा बलों और रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। यह बातचीत 13 और 14 मई तक चलेगी और इसके अंदर यानी आपके वेतन और पेंशन और भत्तों पर लेकर बातचीत चल रही है। और आज भी बातचीत एमओडी में चल रही है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें, 8वें वेतन आयोग से मीटिंग करें। और उन्होंने ये बात सामने रखी है। सबसे पहले धन्यवाद दिया कि जितना मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह आज हम एक राय बनाते जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि यानी हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है 3.833, इन्होंने कहा कि मैंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 की बात की थी और मेरी बात का यानी मेरा आधार यह था कि आपका डीए 60% से ज्यादा नहीं हो रहा है, 2 साल बाद बढ़ेगी। फैमिली यूनिट में भी यदि वो 5 का वेटेज नहीं देते हैं, कम का वेटेज देते हैं, तो मिनिमम 2.64 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने भी जब 8वें वेतन आयोग से बात की तो मैंने राय बदली, क्योंकि एनसीजेसीएम ने जो कि अगुवाई कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की, और उनका साथ देना जरूरी है। जैसे कि शिवगोपाल मिश्रा उनकी टीम ने 3.833 की बात रखी है, अपने लॉजिक रखे, उन्होंने 3 चीजें रखी उसके अंदर, फैमिली यूनिट और उसका वेटेज, कैलोरी कंजप्शन की बात की, कैलोरी रेट की बात की और डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले में बदलाव की बात की। यानी तीनों को आधार लेकर के इनके साथ हम निगोशिएशंस करेंगे 8वें वेतन आयोग के साथ। और जरूरी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग जो रिकमेंडेशन सरकार को दे वो सरकार माने, लेकिन आपको यहां से नीचे नहीं जाना होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में ऐसा हुआ था कि एनसीजेसीएम और रिकमेंडेशन जो बनी थी 7वें वेतन आयोग के बीच में वो फिटमेंट फैक्टर 3.0 था, लेकिन सरकार ने घोषणा से 2 दिन पहले 2.57 कर दिया था और मामूली बढ़ोतरी यानी 14.1 लगभग इस तरीके की बढ़ोतरी मिली थी, और जिस इसका खामियाजाना हम आज तक भुगत रहे हैं कि 8वें पे कमीशन में चाहे एम्प्लॉय के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे या संगठन के तौर पे या पेंशनर के तौर पे अपने सुझाव जरूर भेजिए। अगर आप सुझाव नहीं भेजेंगे तो हो सकता है आप ही का सुझाव बहुत यूनिक हो और उन तक पहुँचे ही नहीं। पिछली बार हम लोगों ने पिछले महीने जब 30 अप्रैल को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन को रखा था, तब भी हमने ये बात कही थी। उसके बाद हमने गुजारिश की थी, तमाम मीडिया के साथियों से भी गुजारिश की थी, उनके माध्यम से गुजारिश की थी। आज भी अगर कुछ साथी मीडिया के साथी भी जुड़े हो सकते हैं, मैं उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि 8वें पे कमीशन के हर मुद्दे पर हमने जब जो बात उठाई है उस आवाज़ को आम कर्मचारी तक हमारे मीडिया के साथियों ने पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए मैं तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको भी बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं कि आप इसी तरीके से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को, उनकी आवाज़ को हर एक कर्मचारी तक पहुंचाते रहिए, हर एक अधिकारी तक पहुंचाते रहिए, हर एक प्लेटफार्म तक पहुंचाते रहिए। आपकी वजह से हमें तमाम चीज़ों का हम रिजोल्यूशन ला पाए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर, चाहे वो फैमिली यूनिट 3 से बढ़ा करके 5 किया गया हो, जिस पर बात शुरू हुई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एनसीजेसीएम पर भी दबाव बना है
और उन्होंने उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में या अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है। तो मैं तमाम मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, खास करके दैनिक जागरण है या जनसत्ता है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है और हिंदुस्तान लाइव है और एनडीटीवी है, न्यूज़ 18 है और इंडिया टुडे है, न्यूज़ तक है। इन सभी चैनल्स को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है हमारी आवाज़ को उन्होंने अपनी लेखनी दी है, अपने प्लेटफार्म दिए हैं, तो वो हमारी आवाज़ भी दूर तक पहुंची है। अब 13 तारीख को टीटी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग है, ओपन सुनवाई है और तकरीबन मेरे ख्याल से 46 संगठन या 46 कह लीजिए कि इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है अनिवार्य टीटी के खिलाफ। और उन सभी साथियों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि 13 जो मई है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो और सुनवाई में कुछ बढ़िया जो है हमारे हक में, साथियों के हक में फैसला सुनाया जाए। और 1-2 हियरिंग में ये फैसला, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 1-2 हियरिंग में ये फैसला आ जाएगा। और हमारा भी एक सहयोगी संगठन है आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जो भरत जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई लाख शिक्षक उसमें शामिल हैं और वो भी हमारे साथ इस रिट पिटीशन में शामिल है। 46वां या 47वां नंबर उनका है जो इस रिट पिटीशन में है। और कुछ एक साथी और भी हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। जिनको और भी शामिल होना चाहते हो, पार्टी बनना चाहते हैं, वो लोग भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए भी शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूं कि 8वें पे कमीशन में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हैं कि ओपीएस केवल ओपीएस, ओनली ओपीएस, तो हाउ फैमिली यूनिट एंड फिटमेंट फैक्टर आर कनेक्टेड। गर्ग साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। आप सपोज दैट कि एक परिवार में 3 यूनिट कंसीडर किए गए, 3 यूनिट पर 3 कंजप्शन होंगे, यानी कि हर आदमी जो भी कंज्यूम कर रहा है, जितनी भी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, उस कैलोरी की वैल्यू कितनी है। सपोज दैट एक आदमी जो कंज्यूम कर रहा है उसकी वैल्यू मान लो निकाला कि 6000 रुपये है। वो जितनी भी कैलोरी कंजम्पशन कर रहा है, चाहे वो 2700 कैलोरी कर रहा हो और चाहे वो 3940 कैलोरी कर रहा हो, सपोज दैट उसकी कुछ ना कुछ मार्केट में एक वैल्यू होगी। आप जो भी कैलोरी खरीदते हो, जैसे एक कैलोरी की जो वैल्यू है वो 2 या 3-4 पैसे के आसपास पड़ती है मार्केट में जा करके। तो सपोज दैट एक आदमी पर 6000 रुपये का खर्चा है, कैलोरी खर्चा, तो 3 आदमियों पर 18000 हो गया। अगर हम 5 आदमी माने एक परिवार में तो 30000 हो गया। सीधा सीधा कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि फैमिली यूनिट जितनी ज़्यादा होंगी, हमारी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज दैट अगर 3 फैमिली यूनिट को हम बढ़ा करके सीधा 5 फैमिली यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि अब 66%, 66% का इजाफा तो उस पर करना पड़ेगा जो कि कैलोरी की वैल्यू पहले की है। यानी जब 2016 में एक कैलोरी की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 पैसा थी, अगर हम 1 कैलोरी की वैल्यू आज भी 1 ही पैसा माने तो भी 66% सैलरी में हाइक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। और इसके अलावा कैलोरी की वैल्यू में भी अब अंतर आ गया होगा। अगर पहले 1 पैसे की थी तो आज के टाइम पर हो सकता है वो 2 पैसे की हो, 3 पैसे की हो या 4 पैसे की हो। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि 1 कैलोरी की वैल्यू आज की डेट में कितनी पड़ती है। तो ये तो हमारा हो गया कैलोरी वाली बात या यूनिट वाली बात। अब जो साथी मुझसे पूछते हैं अभी फिटमेंट फैक्टर को देखिए, सर जी फिटमेंट फैक्टर 2.6 से कम होने पर क्या आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा? देखो भैया, ऐसा है कि मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताता हूँ। 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया था, उस समय भी NCJCM ने 3 पॉइंट समथिंग का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, 3 पॉइंट समथिंग का। उस समय डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी 125% था। यानी कि अगर हम डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देते और कोई ग्रोथ ना देते तो भी 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी था। हमें मिला कितना? 2.57। यानी मुश्किल से मुश्किल
आप देखिए 2.25 ऑलरेडी था, 25 और जोड़ दीजिए यानी 0.25 और जोड़ दीजिए तो 50 हो गया, 7 और जोड़ दीजिए 7 यानी 32%, यानी हमें 32% का मैक्सिमम दिखा। लेकिन एक ओवरऑल 32% का नहीं था। ओवरऑल जब आप पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं तो महज वो मुश्किल से मुश्किल 24% के आसपास बैठता था। अभी हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो 58% है, यानी दिसंबर 2025 में, यानी दिसंबर 2025 में 1.58 ऑलरेडी है, बिना किसी प्रॉफिट बिना किसी लॉस के। आप देख लीजिए कि कितना मिलेगा। जो बात आपने कही 2.64 का फिटमेंट फैक्टर हमने बहुत पहले सजेस्ट किया था, लेकिन जब NCJCM ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रख दिया तो हम फिर उससे कम पर नहीं जा सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने ये हमारा पेज नंबर 2 है, मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आप जूम पर आसानी से समझ सकते हैं। और पॉइंट नंबर अगर 1 को आप रीड करेंगे, मैं एक बार जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनको दिख जाएगा। हमने 13 पॉइंट पर एग्रीमेंट दिया है NCJCM को, और वो 13 पॉइंट जो जिसमें हमने एग्रीमेंट दिया है अपनी कंसेंट दी है वो है फैमिली यूनिट 5 3 की जगह, फिटमेंट फैक्टर 3.83 और 2700 कैलोरी की जगह कैलोरी कंजम्पशन 3490, यानी कैलोरी कंजम्पशन लगभग 3500 की। हार्ड एरियाज कंसिडरेशन और हार्ड अलाउंसेस कंसिडरेशन, स्पेसिफिक अलाउंसेस और डेली अलाउंस, पेशेंट केयर, स्पोर्ट, यूनिफॉर्म, नाइट ड्यूटी, मैटरनिटी, पैटर्निटी और चाइल्ड केयर लीव, और मेंस्ट्रुअल जो मतलब महिलाओं के लिए महीने में एक छुट्टी जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, और एसोसिएशंस और यूनियंस की लीव के लिए, और एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की है ग्रेच्युटी में, तो हमने भी 50 लाख पे ही कमिटमेंट किया है कि वो हमारा एग्रीमेंट है, हम इससे नीचे नहीं आएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन सिविलियन के लिए, पेंशन कम्यूटेशन और फैमिली पेंशन के लिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत सारे और मुद्दे हैं, उनको लेकर के हमें एकजुट रहना, अपनी बात रखनी। जरा इनकी अपील सुनिए। फिजिकली मेरी इनसे बात हुई कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग नकारात्मक चीजें डालते हैं कि सरकार नहीं देगी, लेकिन आप मांगिए, अपना तर्क रखिए और अपनी ताकत दिखाइए, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है मैं अपना ये वीडियो जारी कर रहा हूं, तो आप सुने ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर, जिसको बड़ी चौंकाने वाली खबर है, गजब की खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेना होगा फैसला। अब आपको जो CGHS से मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, CS से मिल रही है, उन सुविधाओं के लिए एक विकल्प, एक ऑप्शन के तौर पर आपके सामने है कि या तो आप अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट मान सकते हो या आपके पेरेंट्स इन लॉ को भी डिपेंडेंट मान सकते हो, यानी माता पिता या सास ससुर दोनों में से एक को आपने चुनना होगा। वो बदला नहीं जाएगा, एक बार आपने ऑप्शन ले लिया और यही ऑप्शन लास्ट तक रहेगा, यानी आपको इनको भी तरजीह दी गई है। दोस्तों, यदि आपके पेरेंट्स किसी दूसरे भाई पर डिपेंडेंट है तो आप अपने सास ससुर को मेडिकल सुविधा के लिए डिपेंडेंट बना सकते हो। इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज आइदर फॉर देयर पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ। बिल्कुल दोस्तों, आप ये इस तरीके का मेमोरेंडम देख सकते हो, तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन है। और कितनी चीजें, सामाजिक चीजें भी बदलती दिख रही हैं, इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वाह, सरकार का ये जबरदस्त फैसला है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी है, और उससे पहले मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है, यदि आप पेंशनर हैं और आपने CPN ग्राम पे कंप्लेंट डाली है, CP ग्राम पे डाली है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट में डाली है, फिर भी आपकी बात नहीं बन रही, तो फिर आपके लिए एक दरवाजा खुला है। और इसकी शुरुआत 2017 में शुरू हुई थी और अभी तक 15 पेंशन अदालतें लग चुकी हैं। 16वीं अदालत परसों दिल्ली में थी, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पेंशन मंत्रालय संभाल रहे हैं, PMO में भी हैं, विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं,
प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यानी कहा है कि लगभग एक दशक से जो हमने रिवाज चलाया है उसमें लगभग उन्होंने कहा है 27,812 मामलों की उन्होंने सुनवाई की है और करोड़ों रुपए का हमने भुगतान किया है। और उन्होंने कल की बैठक में जैसे ही कहा कि हर एक डिपार्टमेंट से लोग आए थे और कईयों की पेंशनर्स के एरियर अटके थे, हमने 74 लाख रुपए पेंशन लाभ जारी किया है। अन्य 2 मामलों में 46 लाख रुपए, यानी वहां पर आप पेंशनर्स जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लोग वहां पर आते हैं, सचिव सेक्रेटरीज होते हैं और वहीं पर सारी आपकी बात सुनी जाती है, उसका समाधान तुरंत होता है और वहीं पर आदेश निकलता है कि इन्हें आप 74 लाख दीजिए, इन्हें 46 लाख दीजिए। और उसमें मैक्सिमम जितने पेंशनर हैं वो आर्मी कंसर्न हैं, जो फैमिली पेंशनर्स के केस हैं। और ये पीआईवी रिपोर्ट है, आप देख सकते हो 13 मई 2026 6 बजे शाम की पीआईवी रिपोर्ट है। यानी ये आपके लिए एक आखिरी उम्मीद है, ये आखिरी ऑप्शन है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेना को यदि खराब हथियार, लेट सप्लाई या अन्य चीजें, गलत चीज सप्लाई की तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पुराना जो नियम था 2016 को, डिफेंस प्रोक्योरमेंट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। सेना को अब हाईटेक सिस्टम, एडवांस सेंसर, नेटवर्क बेस्ड वारफेयर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तेज सप्लाई चेन की जरूरत है। ऐसे में पुराने नियम काफ़ी नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दिशा निर्देशों का मकसद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रायोरिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपटीशन सुनिश्चित करना है। दस्तावेज में साफ लिखा गया है कि रक्षा खरीद केवल उन्हीं कंपनियों से की जाएगी जिनका रिकॉर्ड साफ सुथरा और विश्वसनीय हो। अंडर परफॉर्मेंस प्रोडक्ट को देना पड़ेगा भारी। यदि आपने गलत प्रोडक्ट दिया, यदि इसके बीच में सिस्टम के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचारी या लापरवाही हुई तो सख्त सजा मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 27 अप्रैल को एमडेंट गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेनल्टीज एंड बिजनेस डीलिंग विद एंटिटीज नाम का एक दस्तावेज जारी किया। और ये इस दस्तावेज के हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, जल्दी करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरे डीलिंग के ऊपर जोर दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो यह चेहरा, देश ने खो दिया ऑपरेशन सिंदूर का हीरो। भिवानी के डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह ने मुंबई के टाटा अस्पताल में ली अंतिम सांस। एक दूसरी तस्वीर, नायब सूबेदार सुनील राठौर जो लद्दाख में यानी देख सकते हो उन्होंने अंतिम सांस ली, शहादत हो गई। और ये ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले मनोहर सिंह फोगाट 38 वर्ष, यानी देश ने अपना एक हीरो खो दिया। कई दिनों से बीमार थे और उन्होंने मुंबई के टाटा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके पिताजी भी आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।